ठीक है, इस पॉइंट तक हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के जनरल आइडिया के बारे में बात की थी, जैसे एक एरिया में पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, पर हमने हैबिटेट के बारे में बात भी नहीं की है। जहां पॉपुलेशन ग्रो होती है हमने उस ओवरऑल एरिया के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि जहां पॉपुलेशन बढ़ती है वहां हैबिटेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। हमें पता है कि पॉपुलेशन बिहेव कैसे करती है, वो कैसे बढ़ती या घटती है। अब हमें मेटा पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है। अब मेटा पॉपुलेशन क्या होती है, क्योंकि जब आप पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डायनामिक्स को पढ़ते हैं तो आपको पॉपुलेशन को अच्छे से समझना पड़ता है, और वो पॉपुलेशन काफी बड़ी है। ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन छोटी नहीं है, कभी कभी वो बहुत बड़ी होती है, दुनिया के हर कोने में बढ़ रही है, राइट। तो जब आप उस पॉपुलेशन को देख रहे हैं तो ये कैलकुलेट करना आसान नहीं है कि वो बिहेव कैसे करेगी, और न ही ये प्रिडिक्ट करना कि उसका नेचर और इफेक्ट कैसा होगा। उसके लिए हमें पॉपुलेशन पर रिलाई करना होगा, मेटा पॉपुलेशन आइडिया, मेरा मतलब मेटा पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट पर। फिर चाहे हम मतलब मेटा पॉपुलेशन के अंदर हम अपनी नॉलेज को मेटा पॉपुलेशन में अप्लाई कर सकते हैं। मेटा पॉपुलेशन को पढ़कर हम उसे पॉपुलेशन डायनेमिक पर अप्लाई कर सकते हैं और पॉपुलेशन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मेटा पॉपुलेशन में दो से ज्यादा लोकल पॉपुलेशंस एक पैच ऑफ लैंड से कनेक्टेड होती है, जिसके जरिए पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती है। समझ गए? चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक लैंड है, ये दूसरा लैंड है, और ये एक कॉरिडोर से कनेक्टेड है। ये मेटा पॉपुलेशन के रूप में जाना जाएगा। जब दो जगह, इस केस में हम एक ऐसी लोकल पॉपुलेशन को देख रहे हैं जो एक पैच ऑफ लैंड के जरिए कनेक्टेड है, जिसे एक कॉरिडोर की तरह जाना जाता है, इसे मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। मेटा पॉपुलेशन थ्योरी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स पर लागू होती है, क्योंकि वे अपने आप में कुछ हद तक पैचीनेस को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में भी हमें ऐसे पूरी तरह से फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है। आमतौर पर अगर आप गौर करें और सिर्फ इंडिया के आसपास के सभी फॉरेस्ट्स को ही देखें, तो आपको नजर आएगा कि ज्यादातर जगहों पर मैन मेड स्ट्रक्चर्स बने हैं, जैसे रोड्स, दूसरे कंस्ट्रक्शन यूनिट्स, कई ऐसी जगहें जो पॉपुलेशन और मेन फॉरेस्ट एरिया को बांटती है। तो एक बार जब वो बढ़ गए तो पैचीनेस शुरू हुई। पैचीनेस का मतलब क्या होता है? पैचीनेस को समझते हैं। जैसे ये फॉरेस्ट का एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा, और ये सभी आपस में किसी रोड या दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। इसे मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। मेटा पॉपुलेशन मतलब ये पूरा एरिया जहां छोटी पॉपुलेशन पैचेस और कॉरिडोर्स से कनेक्ट होती है, और ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स में बहुत कॉमन होती है। अगर एक पॉपुलेशन मेटा पॉपुलेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस उस पॉपुलेशन के मुकाबले काफी कम है, जो बिना किसी मेटा पॉपुलेशन कनेक्शन या बिना किसी कॉरिडोर्स के जिंदा है। चलो मान लेते हैं कि ये एक स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया, और ये भी स्मॉल एरिया। अब इस एरिया में इसमें ऑर्गेनिज्म के एक्सटिंक्ट होने का खतरा हमेशा है, लेकिन अगर एक बार ये आपस में कनेक्ट हो गए तो इस ऑर्गेनिज्म के एक्सटिंक्ट होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। ओके, इसका रीजन ये है कि कॉरिडोर ऑर्गेनिज्म की एक से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है, जिससे उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस और बढ़ते हैं, क्योंकि इसे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा हैबिटेट है तो आप इसे छोटे फ्रेगमेंट्स में फ्रेगमेंटाइज करते हैं। आप एक हैबिटेट को फ्रेगमेंटाइज करते हैं तो छोटे हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन कम होते हैं, रिप्रोडक्शन के चांस कम होते हैं। मेरा मतलब वो क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल नहीं होते। इसका मतलब है कि सर्वाइवल का चांस लिमिटेड होता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी लिमिटेड होती है। पर ये पैचेस से कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये पैचेस कॉरिडोर से कनेक्टेड होते हैं, तो जीन फ्लो के चांसेस होते हैं। जीन फ्लो डिफरेंट पैचेस में मेंटेन रहता है, तो उस जीन पूल का नेट प्रेजर्वेशन उस पॉपुलेशन में हमेशा के लिए मेंटेन्ड रहता है। एक मेटा पॉपुलेशन के अंदर एनिमल मूवमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। पैच साइज, मतलब जो भी इंडिविजुअल पैचेस का साइज होता है। पैच आइसोलेशन, मतलब वहां कितने पैचेस हैं और वो वहां कैसे प्रेजेंट हैं। एज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब पैच के सराउंडिंग एरिया में वहां क्या है। मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब असल में वो कनेक्टेड कैसे हैं। ये ही वो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो असल में मेटा पॉपुलेशन के उन पैचेस के थ्रू एनिमल्स के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। पैच साइज और आइसोलेशन तो आप समझ गए
ये एज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं इसे और समझा देता हूं। ये एज कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मान लेते हैं कि ये एक पैच है, ओके, एक फॉरेस्ट लैंड या एरिया है, यहां पर पेड़ हैं, अंदर एनिमल्स हैं। अब ये एज इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? एज इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो मैन मेड या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू उन पैचेस की एज या फिर उन हैबिटेट की एज को इफेक्ट करता है। चलिए ऐसा इमेजिन करते हैं कि कुछ पोचर्स हैं, वो ट्रीज को काटते हैं और उसे अपने लिए, मेरा मतलब उस बार्क को स्मगल करते हैं। तो जब वो इसे काटना शुरू करते हैं, ज्यादातर वो इसे सेंटर से शुरू करेंगे या सराउंडिंग से शुरू करेंगे, क्योंकि सेंटर में जाना एक मुश्किल भरा काम है ना, और ये काफी खतरनाक भी है। और ज्यादातर तो वो लोग एज से ही काटना शुरू कर देते होंगे। तो क्या होता है कि मैन मेड इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज दोनों ही ज्यादातर एज या फिर पैचेस की सराउंडिंग से शुरू होते हैं, और इसी को एज इफेक्ट कहा जाता है। तो पैच जितना ज्यादा छोटा होता है उस पर इफेक्ट या फिर एज इफेक्ट उतना ज्यादा होता है, क्योंकि असल में उनकी एज तो उतनी ही रहती है। जितना छोटा पैच उतना ज्यादा इम्पैक्ट। अगर पैच बड़ा होता है तो एज इफेक्ट उसके सराउंडिंग एरिया में मौजूद होता है, फिर भी उसके सेंटर में एक अनअल्टर्ड एरिया होता है। पर यहाँ पे एज इफेक्ट है कहां, बड़ा एज इफेक्ट है ना। तो जितना बड़ा पैच उतना कम एज इफेक्ट, पर एज इफेक्ट हमेशा होता है। अब हम इस मेटा पॉपुलेशन मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं कि ये एग्जैक्टली बिहेव कैसे करता है। इसे लेविन्स मॉडल ऑफ मेटा पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये लेविन्स मॉडल ऑफ मेटा पॉपुलेशन होता क्या है? ओरिजिनल मॉडल मेटा पॉपुलेशन और सुटेबल हैबिटेट के कई पैचेस पर अप्लाई होता है, जिसमें एक पैच के अंदर दूसरे पैचेस के बीच इंटरेक्शन बहुत कम होता है। चलो डिफरेंस देखते हैं। ये कहता है, लेविन्स मॉडल कहता है, चलिए मान लेते हैं कि कई हैबिटेट के फ्रैगमेंट्स हैं जो कॉरिडोर्स के जरिए कनेक्टेड हैं। ये कहता है कि सेम पैच में रहने वाले इंडिविजुअल्स का इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो इंटरेक्शन का डेटा मान लो कि ये पॉपुलेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो पॉपुलेशन 1 और 1 के इंडिविजुअल्स के बीच का इंटरेक्शन पॉपुलेशन 1 और 2 से ज्यादा होगा, इससे कम भी हो सकता है। ये ही लेविन्स मॉडल की असम्पशन है, और उसी मॉडल पर बेस्ड की प्रेडिक्शंस कौन से हैं? प्रेडिक्शन उसी आइडिया पर बेस्ड है। स्मॉल सी को कॉलोनाइजेशन रेट कहते हैं और स्मॉल ई को एक्सटिंक्शन रेट कहते हैं। और इसमें कहा गया है कि अगर मेटा पॉपुलेशन कायम रहती है जब E/C1 से कम हो, जिसका मतलब है कि एक्सटिंक्शन रेट बाय कॉलोनाइजेशन 1 से कम है, जिसका मतलब है कि किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी हैबिटेट या किसी भी फ्रैगमेंट में कॉलोनाइजेशन रेट मेटा पॉपुलेशन होने के बावजूद एक्सटिंक्शन रेट से ज्यादा होता है। ये सच है। चलो एज्यूम करते हैं कि किसी तरह से आपने इस कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया है। आप इस ऑर्गेनिज्म को इस P1 से P2 के एरिया तक जाने नहीं दे रहे हैं, और अब P2 और C के बीच कोई कनेक्शन नहीं बचा है। अगर ऐसा मान लेते हैं तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा पैच का ये वाला पार्ट। तो यहां इस जगह पर एक्सटिंक्शन का चांस बढ़ जाएगा। यहां पे कॉलोनाइजेशन पहले ही बंद हो चुका है। हो सकता है कि ये पैच उस पॉपुलेशन में से खत्म हो जाए, मेरा मतलब उस मेटा पॉपुलेशन में से खत्म हो जाए। तो मेटा पॉपुलेशन कंटिन्यू होती है। अगर E/C 1 से कम है या CE से ज्यादा है तो P बढ़ते हुए पैच एरिया के साथ बढ़ता है। P का मतलब होता है पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का साइज, जो कि पैच एरिया के साथ साथ बढ़ता है। तो पैच एरिया जितना बड़ा होगा, चांसेस है कि वो उतने ज्यादा इंडिविजुअल्स को पकड़ पाएगा, है ना। ये लॉजिकल है, क्योंकि ये एक्सटिंक्शन को भी डिक्रीज करता है। अगर वहां ज्यादा जमीन है तो रिसोर्सेज भी होंगे जो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने में सपोर्ट करेंगे, एक्सटिंक्शन के चांसेस कम होंगे, कॉलोनाइजेशन के चांसेस बढ़ेंगे। बड़ी जमीन कॉलोनाइजेशन के ज्यादा चांसेस, सो इससे P बढ़ेगा। P पैचेस के बीच घटते हुए डिस्टेंस से बढ़ता है। तो अगर डिस्टेंस कम है तो उससे भी पॉपुलेशन साइज बढ़ता है, क्योंकि अगर कोई छोटा डिस्टेंस डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है या फिर पैचेस को कनेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनिज्म का एक पैच से दूसरे पैच पर तेजी से मूवमेंट होना पॉसिबल है। मतलब जब एक्सटिंक्शन रेट्स कॉलोनाइजेशन रेट से कम होगा तो कुछ पैचेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे या फिर सारे पैचेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे।
तो जब एक्सटिंक्शन रेट्स कॉलोनाइजेशन रेट से कम होते हैं, मतलब कॉलोनाइजेशन रेट एक्सटिंक्शन रेट से ज्यादा है, तो अगर ये पैचेस कॉरिडोर से कनेक्टेड हैं और उनकी लेंथ छोटी है तो ऑटोमेटिकली पैचेस उन ऑर्गेनिज्म से भर जाएंगे जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। मतलब या तो कुछ पैचेस या सारे पैचेस जब मैक्सिमम मूवमेंट और बाकी का सारा काम हो जाएगा, पर कम से कम कुछ पैचेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे। यह ही तो लेविन ने कहा था। बहुत आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हाई लोकल एक्सटिंक्शन रेट इंडिविजुअल पैचेस में लोकल एक्सटिंक्शन रेट को पैचेस के बीच हाई माइग्रेशन के थ्रू ऑफसेट किया जा सकता है। इसके बीच ये स्पीसीज को मेटा पॉपुलेशन में इंडेफिनिटली तक परसिस्टेंस अलाउ करता है। तो मेटा पॉपुलेशन इंडेफिनिटली तक मेंटेन की जा सकती है, क्योंकि अगर ये एक कॉरिडोर से कनेक्टेड रहेंगी और अगर इनके डिस्टेंसेस कम रहे, ठीक है, तो पैचेस भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि कॉलोनाइजेशन रेट एक्सटिंक्शन रेट से ज्यादा है। और अगर हम श्योर हो कि पैचेस वहां प्रेजेंट है कि नहीं, और अगर वो वहां है तो वो साइज में बड़े हैं और आपस में कॉरिडोर से कनेक्टेड हैं, तो यहां एक्सटिंक्शन के चांसेस कम हैं, कॉलोनाइजेशन के ज्यादा हैं। ठीक है, ये सारे आइडियाज लेविन्स मॉडल ऑफ मेटा पॉपुलेशन से लिए गए हैं और इंडेफिनिटली तक बताए गए हैं। एक मेटा पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर सकती है, बट अगर सेम आइडिया मान लेते हैं कि सेम एरिया बिना किसी पैच या बिना किसी कॉरिडोर के मेटा पॉपुलेशन का आइडिया फॉलो नहीं करेगा, वहां कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रूल लागू नहीं होता, तो मेटा पॉपुलेशन रूल तब एप्लीकेबल है जब एक बड़ा फ्रेगमेंट लार्ज हैबिटेट फ्रेगमेंट होता है। और जब हम इसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के समय पर पढ़ते हैं तो हमें ये सब हमेशा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम लगातार लैंड्स के जरिए ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस और एंटिटीज बना रहे हैं। क्योंकि जब ह्यूमंस प्लेसेस को कॉलोनाइज नहीं कर रहे थे तो कौन कर रहा था? जाहिर है फॉरेस्ट। हमने फॉरेस्ट काट दिए, ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट्स बनाई, तो जो भी हम करें हम पास्ट फ्रेगमेंट कर रहे हैं। तो हमें एक हैबिटेट को फ्रेगमेंटाइज करते समय उसे काउंट करना चाहिए। उसके बाद हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मेटा पॉपुलेशन, हमें फ्रेगमेंट्स और कॉरिडोर्स को इस तरह से अरेंज करना चाहिए कि मेटा पॉपुलेशन भी एग्जिस्ट कर सके, ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सके। चाहे हम रोड्स या ग्रोथ के लिए कोई मैन मेड ऑब्स्ट्रक्शन बना सकते हैं, फिर भी पॉपुलेशन, मेरा मतलब मेटा पॉपुलेशन कंटिन्यू कर सकती है। तो मेटा पॉपुलेशन का एक क्लासिक एग्जांपल क्या है? ये मेटा पॉपुलेशन का एग्जांपल है जिसमें हैबिटेट्स के मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हैं, उनमें से कुछ कनेक्टेड है और कुछ नहीं है। जो कनेक्टेड नहीं है वो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है, ये छोटे पैचेस हैं, वहां एक्सटिंक्शन रेट ज्यादा हो सकता है। क्लासिकल मॉडल, ये पैच का एक नेक्सस बताया गया है या ये कॉरिडोर से जुड़े अलग अलग पैचेस के एक वेब जैसा है। दिस कहते हैं, आप इन शेडेड और अनशेडेड रीजन्स को देख रहे हैं। शेडेड रीजन्स में ऑर्गेनिजम्स इन एंड आउट मूव कर रहे हैं कॉलोनाइजिंग करते हुए, तो कॉलोनाइजेशन रेट एक्सटिंक्शन रेट से ज्यादा है, लेकिन व्हाइट वाला एक्सटिंक्शन रेट है जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, पैचेस के बीच के बजाय एक पैच में रहने वाले इंडिविजुअल्स में इंटरेक्शन बड़े लेवल पर होता है। हाँ, ये सच है, और सभी पैचेस एक दूसरे से काफी छोटे होते हैं। सभी पैचेस में लोकल एक्सटिंक्शन की नॉन ट्रिवियल प्रोबेबिलिटी होती है। इन सभी पैचेस के चांसेस लोकली कम हैं, अकेले बिना किसी कॉरिडोर से जुड़े उनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, पर कॉरिडोर से जुड़ने के बाद एक्सटिंक्शन के चांसेस लो हो जाते हैं। ये स्लाइड उसी लेविन्स मॉडल को रिप्रेजेंट करती है जो हमने डिस्कस किया था। सिंपल वर्ड्स में ये वही 3 फाइंडिंग्स है जिन्हें हम इकट्ठा कर सकते हैं और क्लासिक या क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन कह सकते हैं। एक क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन में हम 2 से ज्यादा पैचेस को कॉरिडोर्स से कनेक्टेड देखते हैं। ठीक है, अब अगर पैचेस छोटे कॉरिडोर से कनेक्टेड होंगे तो मेटा पॉपुलेशन का बिहेवियर लेविन के रूल को और ज्यादा फॉलो करेगा। ठीक है, और कॉलोनाइजेशन रेट भी हाई हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म का नेट फ्लो या कह सकते हैं उसका जीन फ्लो भी बढ़ जाएगा। समझ गए? और वो पैच जो कॉरिडोर से कनेक्टेड नहीं है उसका एक्सटिंक्शन रेट हाई होता है। ये रहे मेटा पॉपुलेशन के कुछ एग्जांपल्स। मेटा पॉपुलेशन के कितने टाइप्स हैं? मेटा पॉपुलेशन के टाइप्स, यहां आप मेटा पॉपुलेशन के 5 अलग अलग टाइप्स देख सकते हैं। इस इमेज को समझने की कोशिश करिए।
तो यहाँ एक्स एक्सिस पर क्या है, कनेक्टिविटी, यहाँ वाई एक्सिस पर क्या है, वेरिएबल, या वो क्या कहते हैं उसे, पैच साइज में फर्क, पैच साइज में फर्क। तो पैच साइज में फर्क का मतलब होता है हाईली, तो आप ज्यादातर एक छोटा सा पैच साइज देख सकते हैं। फिर वेरिएबल पैच साइज, हाईली वेरिएबल पैच साइज। स्मॉल ये है मीडियम और ये है लार्ज, ये लार्ज और ये स्मॉल। यहां से हाईली आइसोलेटेड का मतलब ये है कि डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये वाला छोटा है, किसी तरह कनेक्टेड है, और ये हाईली कनेक्टेड है। ओके, उसी आइडिया पर बेस्ड हमारे पास अलग अलग एग्जांपल्स हैं। देखो, सबसे पहले है मेनलैंड आइलैंड मेटा पॉपुलेशन। एक सबसे कॉमन मेटा पॉपुलेशन जो ऑब्जर्व की गई है वो है मेनलैंड आइलैंड मेटा पॉपुलेशन। मेनलैंड आइलैंड मेटा पॉपुलेशन हाईली आइसोलेटेड टाइप की होती है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बट ये काफी ज्यादा बड़ा है तो वेरिएबिलिटी हाई है। मतलब मेनलैंड्स बहुत बड़े हैं और आइलैंड्स बहुत छोटे। ओके, जो मेनलैंड आइलैंड मेटा पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं। दूसरा टाइप, ये एक और मेटा पॉपुलेशन है जहां हमारे पास दोनों के लिए मीडियम कनेक्टिविटी है। यहां हमारे पास पैची पैची मेटा पॉपुलेशन है। पैची मेटा पॉपुलेशन में यहां हमारे पास क्या है, हाईली कनेक्टिविटी, हाईली कनेक्टेड के साथ हमारे पास क्या है, मीडियम साइज। आप यहां देख सकते हैं कि ये सभी सेम साइज के आसपास हैं और ये हाईली कनेक्टेड भी है। हमारे पास डिसेक्टेड लैंडस्केप है। असल में डिसेक्टेड लैंडस्केप एक कंप्लीट मेटा पॉपुलेशन नहीं है। उस हैबिटेट के सिर्फ कुछ एरिया ही फ्रेगमेंट या चेंज किए जा सकते हैं। देखो, ये एक पूरे लार्ज एरिया, लार्ज हैबिटेट की तरह बिहेव करता है क्योंकि उनके पास हाईली कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसकी वेरिएबिलिटी मॉडरेट है। वहीं दूसरी ओर आप नॉन इक्विलिब्रियम टाइप की मेटा पॉपुलेशन देख सकते हैं जहां ये हाईली आइसोलेटेड होते हैं और कनेक्टेड नहीं होते। ये ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते और बहुत ही आइसोलेटेड भी होते हैं। इनके साइजेस भी छोटे और बड़े होते हैं, असल में ज्यादातर छोटे होते हैं। सो ज्यादातर छोटे और हाईली आइसोलेटेड होते हैं। ये सारे अलग अलग प्रकार के मेटा पॉपुलेशन होते हैं। हम ज्यादातर केसेस में मेनलैंड आइलैंड मेटा पॉपुलेशन को ही पढ़ते हैं क्योंकि यही ज्यादातर होता है। हमारे पास सेंटर है जिसे मेनलैंड कहा जाता है और सभी छोटे आइसोलेटेड पैचेस को आइलैंड कहते हैं। ओके, इसे सोर्स एंड सिंक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। मेनलैंड को सोर्स के नाम से और आइलैंड को सिंक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म का नेट फ्लो मतलब मूवमेंट मेनली मेनलैंड से आइलैंड तक होती है। आइलैंड से मेनलैंड भी होती है, लेकिन इसका डायरेक्शन मतलब इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन मेनलैंड से आइलैंड पे चली जाती है और वहां बस जाती है। पैची पॉपुलेशन का एग्जांपल हमने देखा था नॉन इक्विलिब्रियम। ये तीन मेन टाइप्स है, मेनलैंड, आइलैंड, पैची और नॉन इक्विलिब्रियम। याद है मैंने कहा था पैची का मतलब होता है हाईली कनेक्टेड। तो पैची पॉपुलेशन को उनकी हाई कनेक्टिविटी की वजह से एडवांटेज मिलती है, जीन फ्लो हाई रेट पर रहता है। तो अगर एक फॉरेस्ट एरिया में हैबिटेट कई बार फ्रेगमेंट की जाए और अगर हमें प्रिजर्व करना पड़े तो वहां हमें अलग अलग एनिमल्स को कंसर्व करना पड़ता है। ज्यादातर हम मल्टीपल कॉरिडोर्स रखते हैं, मल्टी कॉरिडोर्स पैचेस हमेशा बनाए जाते हैं। ये वहां रहने वाले इंडिविजुअल्स के सर्वाइवल चांसेस को बढ़ा देता है। CSIRO ने इस पिक्चर से क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये पिक्चर दिखाकर पूछा है कि किस तरह की पॉपुलेशन टाइगर या किसी जानवर को बचाने के लिए सूटेबल है। तो इस पिक्चर को डिटेल में देखने के बाद चाहे वो कॉरिडोर है या नहीं, नॉन कॉरिडोर सर्वाइवल या कंजर्वेशन के लिए उतने बढ़िया नहीं है। जो कॉरिडोर वाले हैं वो ही सर्वाइवल के लिए बढ़िया हैं। मेनलैंड आइलैंड मेटा पॉपुलेशन अगर आप उसके बारे में बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। कई सारे छोटे आइलैंड्स या पैचेस थोड़ी दूरी पर फैले हुए हैं जो बहुत बड़े मेनलैंड से जुड़े हुए हैं। ये वाले मेनलैंड हैं और ये वाले हाईलैंड हैं, ठीक है। और इस ऑक्यूपेंसी को शेडेड एरिया से डिनोट किया गया है और नॉन ऑक्यूपेंसी या नॉन मूवमेंट को अनफिल्ड एरिया से डिनोट किया गया है।
छोटे पैचेस की लोकल एक्सटिंक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। लेविन्स मॉडल के हिसाब से इस चीज की इतनी इम्प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मेनलैंड की पॉपुलेशन कभी एक्सटिंक्ट होगी। ये मेनलैंड आइलैंड मेटा पॉपुलेशन होने का यही एडवांटेज है। इसमें हमेशा ऐसी संभावना होती है कि ऑर्गेनिज्म मेनलैंड से आइलैंड पर चला जाए और वहां जाकर बस जाए। पॉपुलेशन की नई कॉलोनी अलग अलग जगहों पर ग्रो कर सकती है, ये एक एडवांटेज है जो हमेशा होती है। लेकिन एक्सटिंक्शन की डिसएडवांटेज रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अगर एक छोटे डिस्क्रीट एरिया में एक्सटिंक्शन है तो मेनलैंड पॉपुलेशन फंक्शनल रहती है। मेरा मतलब वो नॉन एक्सटिंक्टिव रहती है। मेनलैंड से निकलकर आइलैंड की तरफ ऑर्गेनिज्म का स्टेडी माइग्रेशन, जिसे प्रोपेगुल कहा जाता है। प्रोपेगुल रेन वेकेंट या फिल्ड पैचेस से आजाद रहती है। फर्क नहीं पड़ता कि वहां कितने पैचेस है, कौन से भरे हैं या खाली हैं। मेनलैंड से आइलैंड पर हमेशा इंडिविजुअल्स का एक फ्लो बना रहता है और मेनलैंड से आइलैंड तक के इस फ्लो को प्रोपेग्यूल रेन कहा जाता है। प्रोपेगुल रेन और ये किसी ब्लैंक या फिल्ड आइलैंड से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ब्लैंक आइलैंड्स होंगे तभी ही फ्लो होगा, चाहे वो फील्ड हो या ब्लैंक, इससे फर्क नहीं पड़ता, फ्लो हमेशा रहेगा। मूवमेंट हमेशा बना रहता है और वो सोर्सिंग को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। जैसा मैंने बताया था कि कुछ मेटा पॉपुलेशन में सोर्सिंग डायनामिक्स देखे गए हैं। और पैची पॉपुलेशन में, ये पैची है, आप इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, ये ज्यादातर छोटे होते हैं, छोटे डिस्क्रीट पैच जो कॉरिडोर से कनेक्टेड होते हैं बहुत अच्छी तरह से। लोकल पॉपुलेशन हैबिटेट पैचेस में एग्जिस्ट करती है, लेकिन पैचेस के बीच का डिस्पर्सल हाई है। एक पैच से दूसरे पैच के बीच डिस्पर्सल बहुत बहुत ज्यादा हाई है। मेनलैंड आइलैंड पॉपुलेशन से भी काफी ज्यादा हाई है। और ये स्ट्रक्चर क्लम्प्ड है, लेकिन पैचेस के बीच इंटरब्रीडिंग होना बहुत फ्रीक्वेंट है, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड है, काफी कनेक्टेड है। डिस्टेंस में फर्क हो सकता है, डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, लेकिन इंटरब्रीडिंग हमेशा होती रहती है। और इस केस में ये मेटा पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट इस सिनेरियो में उतने काम का नहीं रहता। और बहुत से रिसर्चर्स तो इसे हाई फ्लो की वजह से मेटा पॉपुलेशन मानते भी नहीं है। तो कई सारे रिसर्चर्स कहते हैं कि ये इसकी पॉपुलेशन के हाईली कनेक्टिव नेचर की वजह से सिंगल लैंड की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, ये ज्यादातर एक बहुत बड़े सिंगल लैंड की तरह बिहेव करता है। और सिंक का सोर्स क्या है? जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कई बड़े मेन लैंड्स होते हैं और कई छोटे डिस्क्रीट एरिया जहां पर ऑर्गेनिज्म का फ्लो रहता है। तो बड़े एरिया सोर्स और छोटे एरिया सिंक्स कहलाते हैं। ये मेटा पॉपुलेशन डायनामिक्स को समझने के लिए यूज किए जाते हैं। सोर्स तब होता है जब एक पैच में हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, जिसमें बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा होता है। तो जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा हो जाता है तो वो सोर्स बन जाता है। तो सोर्स का मतलब अमाउंट नहीं होता, इसका मतलब एरिया साइज से है, इसका मतलब वहां रहने वाले इंडिविजुअल से है। पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन साइज बन रहा है, ठीक है। इन पैचेस को सोर्स कहा जाता है। सोर्स को हाई पॉपुलेशन ग्रोथ से पहचाना जाता है। ये हाई पॉपुलेशन पैच की कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड कर देती है, और जैसे ही ये कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड करती है तब फ्लो सोर्स से सिंक की तरफ जाता है, ठीक है। सिंक को डेथ रेट के मुकाबले लेस बर्थ रेट वाले पैच की तरह डिफाइन किया गया है। इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल सोर्स से सिंक में माइग्रेट करते हैं। सिंक में क्या हो रहा है? ज्यादा डेथ रेट, कम बर्थ रेट, इसलिए ये मर रहे हैं। लेकिन मेन आइलैंड पॉपुलेशन को हाई नंबर पर रखा गया है। हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट डीम पर है। डीम क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स की एक लोकल पॉपुलेशन जो इंटरब्रीड करते हैं उन्हें डीम कहा जाता है। क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स की एक लोकल पॉपुलेशन जो इंटरब्रीड करते हैं उन्हें डीम कहा जाता है। और ये आइसोलेटेड पॉपुलेशंस है, याद है, आइसोलेटेड पॉपुलेशंस जो इंटरब्रीड करके अपनी पॉपुलेशन में एक अलग जीन पूल बना पाती हैं और बहुत लंबे समय बाद वो सब स्पीसीज बन सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, चलो इमेजिन करो कि एक सोर्स है और वो अपने लिए एरिया देख रहे हैं या मेनलैंड आइलैंड मेटा पॉपुलेशन देख रहे हैं।
एक बार जब वो जाना शुरू करते हैं और उनकी पॉपुलेशन अलग है, वो अलग लोकेशंस में जा रहे हैं, तो वहां पर भी इंटरब्रीडिंग पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि वो कॉरिडोर्स से कनेक्ट हैं, वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड नहीं है। तो एक बार वो कॉरिडोर से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये इंटरब्रीडिंग कंटिन्यू रहती है और वो वेरिएंस की वजह से बिल्कुल अलग जीन पूल बना सकते हैं, वो अलग अलग जीन पूल बना सकते हैं। और क्या होता है कि पॉज्ड इंटरब्रीडिंग के एक लंबे समय बाद वो पूरी तरह डिफरेंट स्पीसीज में नहीं बल्कि एक सब स्पीसीज में सामने आ सकते हैं, जो कुछ कॉन्टेक्स्ट में अलग होती है। हो सकता है उनका बिहेवियरल पैटर्न अलग हो। सब स्पीसीज मतलब उनमें अंतर बताना मुश्किल है, वो एक जैसे होते हैं। चलिए बर्ड्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे उनकी बीक अलग होगी, बीक शेप, ऐसा उनके खाने की वजह से हो सकता है। जो सीड वो पहले खाते थे वो काफी हार्ड थे, अब वो सॉफ्ट है, इस वजह से उनकी बीक थोड़ी बदल गई है। इस तरह का मॉडिफिकेशन। उनकी बॉडी लेंथ, पैटर्न, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर वैसा ही रहता है। तो इस तरह सब स्पीसीज बन सकती है। तो सब स्पीशीज इस आइडिया की वजह से ओरिजिनेट हुई है और इसमें हम मेटा पॉपुलेशन की लैंडस्केप इकोलॉजी को देख सकते हैं। तो जब हम इसे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की तरह मानते हैं तो आप इन डिस्क्रीट एरियाज को देख सकते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स की वो छोटी पॉपुलेशन है जिसे अलग अलग कलर कोड्स वाले डिस्क्रीट एरिया की वजह से डीम्स कहते हैं। तो ये इंडिविजुअल ब्लू रेड ग्रीन स्क्वायर्स ही डीम है और डीम रेप्लिकेट होती रहती है, ओके। और वो अपने आप इंटरब्रीड करते हैं और यहां तक कि उनका आसपास के इंडिविजुअल के साथ कांटेक्ट भी बना रहता है। सेम स्पीशीज के साथ इंटरब्रीडिंग चलती रहती है। ये प्रोसेस चलता रहता है और याद रखना कि यही सब स्पीशीज के फॉर्मेशन तक ले जा सकता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। पैचेस के बीच एमिग्रेशन और इमिग्रेशन की तरह इंडिविजुअल का एक्सचेंज होना पॉपुलेशन का फीचर है जिसमें पैची डिस्ट्रीब्यूशन है। जाहिर है कि पैची डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्गेनिज्म का फ्लो होता रहता है, जो इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकता है। अगर एक्सचेंज रेट हाई और फ्रीक्वेंट है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि एक स्पीसीज एक पैच से ज्यादा ऑक्यूपाई कर रही है। चलिए मान लेते हैं कि ये मेनलैंड किसी दूसरे पैच में जा रहा है और अगर यही एक्सचेंज रेट रहा, ये मूवमेंट इस पैच की मूवमेंट के मुकाबले ज्यादा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पैच ज्यादा समय के लिए ऑक्यूपाई किया जा रहा है। और अगर एक पर्टिकुलर स्पीसीज का फ्लो, मान लेते हैं कि हम इस स्पीसीज को फॉलो कर रहे हैं, ये सभी पैचेस में जल्दी फ्लो कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? कह सकते हैं कि ये स्पीशीज एक पैच से ज्यादा ऑक्यूपाई कर रही है मेनलैंड से। अगर आप एक पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल्स के नंबर को डिक्रीज होते देख रहे हैं और वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जगह बदल रहे हैं। कह सकते हैं कि एक से ज्यादा पैच भर सकता है, एक पैच या एक से ज्यादा पैच को वो भर देंगे। मेटा पॉपुलेशन के डायनेमिक्स तब एग्जिस्ट करते हैं जब स्पीसीज डिस्क्रीट हैबिटेट पैचेस में रहती हैं। ये पूरे मेटा पॉपुलेशन के डायनेमिक्स तब एग्जिस्ट करते हैं जब स्पीसीज के डीम्स डिस्क्रीट हैबिटेट पैचेस में रहती हैं, डिस्क्रीट हैबिटेट पैच में रहते हैं। और यही हमने इंडिविजुअल स्क्वायर में देखा था। ये वो हैबिटेट पैच है जिनके अंदर हमारे इंडिविजुअल डीम्स रहते हैं। तो लार्ज हैबिटेट फ्रेगमेंट से लेकर डिस्क्रीट हैबिटेट पैच और इंडिविजुअल डिस्क्रीट हैबिटेट पैच के अंदर तक डीम्स होते हैं। हर डीम की एक्सटिंक्ट होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, इंडिविजुअल डीम की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है। डीम्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं जो इंटरब्रीड करते हैं, और क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं जो इंटरब्रीड करते हैं वो डिस्क्रीट हैबिटेट्स में होते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्पेस का ही एक फ्रैगमेंटेड हैबिटेट है। मतलब मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि देखो, पॉपुलेशन तो फिक्स्ड है। एक पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स का एक सेट होता है जो इंटरब्रीड करता है। दूसरी पॉपुलेशन में से एक ह्यूमन पॉपुलेशन भी है। अब उदाहरण के लिए मान लो, भारतीय लोग मान लो दक्षिण अफ्रीकी लोगों से प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग की हो, है ना? तो इसके चांस कम होंगे, पहले ये तो डिस्क्रीट होगा। अभी के लोग तो अभी के लोगों से मिलेंगे। अभी तो ये एक डिस्क्रीट पैच हुआ ना, अब मैं एक पैच या सिस्टम, मतलब एक तरह से यहां ये एक ज्योग्राफी बेस्ड एक पैच का उदाहरण हुआ, ठीक है ना? तो यहां पर भी डीआईएमएम कॉन्सेप्ट कहता है कि क्लोज्ड एरिया में इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे।
ये हैं DIMs। ये DIMs डिस्क्रीट पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। तो इस पैच में जो नीले बिंदु हैं वो डीमस हैं, और इंडिविजुअली इन डीम्स के अंदर हर डीम की एक्सटिंक्ट होने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है। इंडिविजुअल डीम के एक्सटिंक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स और फ्रेगमेंटेड हैबिटेट पढ़ने के लिए मेटा पॉपुलेशन थ्योरी एक इंपॉर्टेंट टूल है। तो क्या, तो आप ये मेटा पॉपुलेशन और इसके आइडिया को क्यों पढ़ते हैं? जैसे मैंने बताया कि हर डीम की एक्सटिंक्ट होने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है। अभी डीम्स के एक्सटिंक्शन का इवेंट सिंक्रोनाइज नहीं होता, तो इंडिविजुअल डीम्स एक्सटिंक्ट हो सकती है, पर एक डीम का एक्सटिंक्ट होना सही नहीं है तो दूसरी उसके पास वाली भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वह सिंक्रोनाइज नहीं है। तो इमेजिन करो कि ये कलर कोडेड प्लेस, ये अभी अलग अलग कलर्ड लाइट्स, मिनिएचर लाइट्स है, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू। अब लाइट्स ऑन या ऑफ हो सकती है। ऑफ का मतलब एक्सटिंक्शन है और ऑन का मतलब कॉलोनाइजेशन है। अब वो ग्रीन, रेड, ब्लू इमेजिन करो, वो कुछ जगह पर बस रहे हैं, तो उसका मतलब है वो उस जगह को लाइट अप कर रहे हैं और फिर ऑफ कर रहे हैं, मतलब एक्सटिंक्शन भी हो रहा है। वो सिंक्रोनाइज नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही समय पर सारी ब्लू लाइट्स एक साथ जल जाएंगी या सारी ग्रीन लाइट्स एक साथ ऑफ हो जाएगी। नहीं, ये सिंक्रोनाइज नहीं है और उन्हें होने भी नहीं चाहिए। इसलिए वो डिस्क्रीट लोकेशन बनाते हैं। वो सिंक्रोनाइज्ड हुए तो एक फ्रैगमेंट एक्सटिंक्ट हो सकता है। और हम जानते हैं कि मेटा पॉपुलेशन थ्योरी में मेटा पॉपुलेशन एक बहुत ही बेसिक आइडिया पर एग्जिस्ट करती है, जो है एक्सटिंक्शन को रोकना। सही बात है ना? तो अगर एक्सटिंक्शन हो रही है तो इस हैबिटेट को फॉर्म करने का या इस हैबिटेट को फ्रैगमेंटाइज करने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसे फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप्स में पॉपुलेशन डायनामिक्स पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। और फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप्स उस दुनिया का हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं, जो असल में हमने बनाया है। जब फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप्स हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं और अब हम पढ़ते हैं कि हमें अपनी जरूरतों के साथ साथ उन एरिया में रहने वाले दूसरे एनिमल्स की जरूरतों को भी पूरा करना चाहिए, तो हम दोनों को लेकर कंसर्न्ड है। हम एक कॉरिडोर के बीच से रोड बनाना चाहते हैं, पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को इनफ सपोर्ट करे ताकि एक्सटिंक्शन लिमिटेड हो और उनकी ग्रोथ होती रहे। तो ये एक एग्जांपल है। मैं आप लोगों को पैच, कॉरिडोर, मैट्रिक्स और एज के असली एग्जांपल दिखा सकता हूं कि वो कैसे दिखते हैं। पैच साइज काफी क्रूशियल और क्रिटिकल है। याद है ना, हमने पिछली बार बात की थी। पैच जितना बड़ा होता है वो उतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन को ज्यादा समय के लिए सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वहां ढेर सारा खाना होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एक पैच है। ये सब कॉरिडोर्स है जो उन्हें कनेक्ट करते हैं। ये है एज और ये मैट्रिक्स है। दूर पहाड़ी क्षेत्र में ये पहाड़ हैं और ये सभी पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ रहे हैं। मैट्रिक्स तो पूरी तरह से ऐसी है, नकोटर्जी स्केप, जो जब सब कनेक्ट होता है तभी पूरा होता है। ठीक है ना? ये बात समझे। ये दूर दूर तक पैचेस रखता है। ये इतना आसान भी नहीं है कि 3 तस्वीरें देखी और सब यही है, असल में कुछ अलग है ये सब। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों इन पैचेस के डिस्टेंस से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, पैच डिस्टेंस और पैच साइज। पैच साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है उतने ज्यादा इंडिविजुअल मेंबर्स को सपोर्ट कर सकता है। और कॉरिडोर लेंथ छोटी होनी चाहिए, जितनी हायर उतनी बेटर। तो फिर ये है एक स्कीमेटिक ड्राइंग, मैट्रिक्स एरिया। पैच ए, पैच बी, पैच सी ये कॉरिडोर से कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहां सिर्फ एक ही पार्ट दिखाया गया है, एज एक सराउंडिंग एरिया है जिससे एज इफेक्ट अपना काम करेगा। तो इस तरह की इमेज से एक क्वेश्चन आ सकता है। पहले उन्होंने एक ऐसी पिक्चर दी थी कि कौन सा बेटर है, एक इस तरह का बड़ा हैबिटेट, एक इस तरह का छोटा हैबिटेट, एक ऐसा कॉरिडोर, और ये छोटे छोटे 3 बिना कॉरिडोर के पैच, छोटे छोटे 3 कॉरिडोर वाले पैच। तो आप यहां देखिए, आप जानते हैं ये 3 पैचेस कैसे जुड़े हैं। और कॉरिडोर्स पैचेस को जोड़ते हैं। मैंने बताया था इन्होंने मूवमेंट फैसिलिटेट किया था, इंटरपाथ मूवमेंट।